करने की। नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की ब्रीफिंग एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या से संबंधित है। इनफैक्ट 29 तारीख को गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किया और प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौट जाने का जो है वो उनको अलाउ किया। आज की ब्रीफिंग जो है उसी से संबंधित है कि क्या जो केंद्र सरकार ने किया क्या वो काफ़ी है? क्या उनकी रजिस्टरिंग, उनकी स्क्रीनिंग, उनकी ट्रांसपोर्टिंग, क्या उनकी समस्याएं से केंद्र सरकार का कोई समाधान, कोई सरोकार नहीं है? हमारे साथ हैं जाने माने वकील, प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी। मैं आग्रह करूंगा कि वो ब्रीफिंग शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आपको आशा करता हूं मैं सुनाई दे रहा हूं। आज ये उपयुक्त विषय है हमारे प्रवासी श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों के विषय में बात करना, क्योंकि आज 1 मई तारीख है और अगर मैं कोई खास विरोध नहीं सुनता हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब लोग सुन पा रहे हैं। तो हम मुख्य रूप से इसी मुद्दे के विषय में बात करेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने, मैं आपके समक्ष ये मुद्दा उठा रहा हूं, क्या केंद्र सरकार ने इस वर्ग से हाथ धो दिया है? क्या उन्होंने इस वर्ग को तिरस्कृत कर दिया है, दरकिनार कर दिया है? और मैं पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, जरा सब्र रखें, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर अगर आवश्यक होगा तो करेंगे। अंत में मैं एक 5 मिनट 2-3 मिनट लूंगा एक महंगाई के मुद्दे पे भी, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है। तो शुरुआत करें अगर दोस्तों हम 29 अप्रैल वाले दस्तावेज से, शाम को जो आया, उसमें इतना अजीबोगरीब दस्तावेज है कि उसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट अनुमति दी गई है, कहा आदेश नहीं है, अनुमति है कि प्रवासी श्रमिक जा सकते हैं वापस। दूसरा आदेश है कि जाएं तो सिर्फ बस से जाएं। तीसरा आदेश है कि भेजने वाला प्रदेश और रिसीव करने वाला प्रदेश तथ्यों का आदान प्रदान करें, नोडल ऑफिसर रखें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, जैसे कोई बताने वाली बात हो। और चौथा है कि वहां जिस प्रदेश से जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में पहुंचने के बाद स्क्रीनिंग हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से एक तुगलकी सा फरमान है, एक अनजाने में नासमझी के साथ निकाला हुआ दस्तावेज, और उसके साथ साथ आज के स्थिति में एक क्रूर मजाक है, एक अपमानजनक तमाशा कहूंगा मैं विनम्रता के साथ इस वर्ग के विषय में। गृह मंत्रालय का फरमान एक कैसी मजाक है, कैसी परिभाषा है, ये आप इस सरकार के अप्रोच को दर्शाता है, परिलक्षित करता है। पहली बात तो मित्रों 8-9 पॉइंट्स बोलूंगा। पहला मुद्दा है कि ये आपको दस्तावेज आया है लगभग 45 दिन बाद। तो 45 दिन बाद आप आशा करेंगे कि खोदा पहाड़ तो कम से कम छोटा कोई जानवर तो निकले। यहां तो चूहा भी नहीं निकला है इस दस्तावेज के अंदर। नंबर 2, इस दस्तावेज में केंद्र सरकार की तरफ से जो बेचारा प्रवासी श्रमिक करे, जो प्रदेश जो अभी से चकनाचूर हो गया आर्थिक रूप से, वो करे, उसको छोड़िए, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगा उसमें एक लाइन, एक शब्द नहीं है। तो फरमान तुगलकी फरमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा केंद्र सरकार की हैसियत से, जीरो। तीसरा, केंद्र सरकार को आभास भी नहीं है, न सर्वे किया है, न तथ्यों को संज्ञान लेने का प्रयत्न किया है कि ऐसी वर्ग की संख्या क्या है प्रवासी मजदूरों की, स्टेट ए से जो स्टेट बी में जाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, प्रकाशित है ये सब उदाहरण, आंकड़े।
लेकिन केंद्र सरकार को उसका कोई आभास नहीं लगता मुझे। उत्तर प्रदेश और बिहार से सिर्फ जो आना चाहते हैं इन दो प्रदेशों में लगभग 42 लाख लोग हैं, कहीं से भी इन दो प्रदेशों में। मैं लगभग बोल रहा हूँ, ये ऊपर नीचे तो होगा ही निश्चित रूप से। बिहार ये अंदाजा लगाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 25 से 27 लाख आना चाहते हैं। तमिलनाडु याद रहे कितना पास है, कितना दूर है बिहार से। तीसरा, मेरा खुद का प्रदेश राजस्थान, वहां से लगभग 3 लाख या 2.8 लाख लोग बाहर हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। गुजरात से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो 4 बड़े प्रदेश हैं, वहां के अंदाजा लगाया जाता है 7 से 9 या 10 लाख लोग वापस जाना चाहते हैं। असम ने अंदाजा लगाया है 1.5 लाख वापस आना चाहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोई आंकड़ा दिया था कि लगभग 6 या 7 लाख लोग वापस आना चाहते हैं। और इसकी पुष्टि एक बड़े छोटी बात से होती है। अभी 1-2 दिन पहले जब हेल्पलाइन खोली गई, 27 अप्रैल को शायद ये आंकड़ा है, एक दिन में जो उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन है उसमें 1 लाख कॉल आए। हेल्पलाइन की बात कर रहा हूं मैं, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास आंकड़े और है, मैं आपको वो नहीं देना चाहता, मेरा मतलब के लिए लिखिए, आपको आ जाएंगे। 4 लाख हैं केरला में जो वापस जाना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा फिगर है, 10 लाख से ज्यादा, इत्यादि इत्यादि। तो इसकी समझ, इसका अनुमान, इसकी साइज, इसकी बाउंड्री क्या केंद्र सरकार को मालूम है? मैं 4 लगा रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, और प्रयत्न भी नहीं किया। नंबर 4, ये आदेश का मतलब क्या कि सिर्फ बसेस में जा सकते हैं? मैंने आंकड़े इसलिए दिए कि इन आंकड़ों के प्रोपोर्शन में क्या आप 3 साल लेंगे इतने लोगों को वापस भेजने के लिए? क्या ये कोई हल है? पागलपन है। कितनी रोडें हैं, कितने रोड ब्लॉक्स हैं, कितने लोग हैं, कितनी बसें हैं, और क्या साधन है किसी के पास इतनी बसें, इतने ईंधन, इतने लॉजिस्टिक्स का? एक उसके लिए पैसा नहीं, और प्रतिबंध के सिर्फ बस इस्तेमाल करो। मेरा 5वां मुद्दा, ट्रेन क्यों नहीं? इसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? स्पेशल आप प्लेन ला सकते हो, स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं? आप विभिन्न ट्रेन चलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बड़ा आसान है ट्रेन में रखना, उसमें खाने का प्रबंध हो, और इतने सैकड़ों लोगों के लिए ट्रेन से बेहतर जो स्पेशल होंगी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, उसका क्या औचित्य हो सकता है मना करने के? पूर्व रेल मंत्रियों ने कहा है, विपक्ष की कई अलग पार्टियों ने, कांग्रेस ने बहुत कहा ही है, लेकिन औरों ने कहा है। ये ज्यादा कारगर, ज्यादा एफिशिएंट है या कम है? ये कम समय लेता है, ज्यादा सहूलियत है या ज्यादा तकलीफ है इससे? और ऑर्डर ऐसे किया गया फरमान के हिसाब से कि बस आपको बोल दिया कि आपको अनुमति है, सभी प्रदेश इनको बस में वापस ले जाएंगे। क्या है ये जिद? क्या है ये नासमझी? क्या है ये मूर्खता? या क्या है ये अवहेलना? मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है कि आप सबसे कारगर तरीके को छोड़कर और तरीकों को अपनाने का जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, उससे ये नॉन स्टार्टर है, नॉन स्टार्टर है। और मैंने आपको प्लेन्स, विशेष प्लेन्स का उदाहरण दिया। कम से कम विशेष प्लेन्स तो न्यूनतम मांग है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं, इसलिए मैंने कहा कि नासमझी में प्रकाशित किया हुआ दस्तावेज। मेरा 6ठा बिंदु, कम से कम आप 1000, मेरे हिसाब से 5000 होना चाहिए, लेकिन 2500 करोड़ इसके लिए क्यों नहीं देते, सिर्फ स्थानांतरण करने के लिए प्रवासी वर्ग के लोगों? क्या 2000-2500 करोड़ भी बहुत ज्यादा है इसके लिए? आप आर्थिक सहायता और समर्थन प्रदेशों को 1 पैसे का नहीं दे रहे हैं, एक फरमान द्वारा अनुमति दे रहे हैं, वो लागू कैसे होगी? और क्या आपकी जो परिभाषा है संघीय ढांचा की, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघीय ढांचे का मतलब है, क्योंकि अभी आप आपातकाल समझते हैं एक प्रकार का, कि संघीय ढांचे के अंतर्गत जो भी अधिकार क्षेत्र है केंद्र का वो बढ़ जाएगा, जो भी सत्ता और पावर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जहां उत्तरदायित्व और कर्तव्य का सवाल आएगा, वहां पर उन
उनकी जिम्मेवारी नहीं बढ़ेगी, वो जीरो रहेगी। तो संघीय ढांचे में आप आदेश सब देंगे, डायरेक्शन सब देंगे, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ नहीं निभाएंगे। मेरा सातवां बिंदु जो खर्चे से रखता है, और जो एक प्रकार से, देखिए मैं पहले प्रवासी का काम बात खत्म कर दूं, फिर मैं आपको खर्चे से संबंध बताऊंगा। देखिए, प्रवासी के बारे में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा 80% देश इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां तक श्रमिकों का सवाल है, काम करने वालों का सवाल है, 80%। और इसमें सबसे ज्यादा कमजोर, इस 80% में सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर है तो है प्रवासी श्रमिक मजदूर। इन्हीं के पीठ पे बैठ के हम लोग देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं, और जब इनकी जरूरत आती है तो हम इनको तिरस्कार कर देते हैं, भूल जाते हैं। आपने इनको 3 से 4 घंटे का नोटिस दिया लॉकडाउन का। केंद्र सरकार ने, गडकरी जी ने अभी 2 हफ्ते 10 दिन पहले कहा कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है इनका। बार बार गंभीर मुद्दा शब्द इस्तेमाल करते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं प्रदेश सरकार के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री ने 2, 3, 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 4-4 घंटे लगाए। उसमें से 50% समय और 50% क्या 70% प्रदेश मुख्यमंत्रियों ने मांग की प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता की। आपने सुना, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बहुत प्रचलन किया, लेकिन किया क्या? कॉन्क्रीट, ठोस, जीरो। प्लानिंग 45 दिन बाद, जैसा मैंने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी। और अंत में मैं इसका संबंध आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग भी जो मानव अधिकार के बिंदु से देखें, ये खाएंगे क्या, पिएंगे कहां, रहेंगे कहां, सोएंगे कहां, उठेंगे बैठेंगे कहां? ये जितने भी हाइजीन के आपने नॉर्म बनाए, उनको पालन कैसे करें? आपको अभी 2 दिन में प्रकाशित है, और इसकी कई डिटेल्स है, मैं आपको जानना नहीं चाहता। और एक आरबीआई के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, उसने प्रकाशित किया है कि पिछले 40 दिन या लगभग जो भी लॉकडाउन का पीरियड रहा है, उसमें औसतन 20% महंगाई बढ़ गई है। 20% मेरे पास आंकड़े हैं। सिर्फ दाल लें तो 6 से 9% बढ़ी है। सिर्फ पोटेटोज यानी आलू को लें तो 15%, टमाटर को लें तो 28%। इसलिए औसतन मैंने कहा 20%। बाकी हमारे पास डिटेल फिगर्स हैं। तो एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ आप सेंट्रल विस्टा के 20,000 करोड़ को एक पैसा कम नहीं करना चाहते, एक तरफ आप बुलेट ट्रेन के 1.1 लाख करोड़ का एक पैसा कम नहीं करना चाहते। प्रकाशित सूत्रों के अनुसार आप तैयार हैं शायद हमारे राष्ट्रीय डिफेंस बजट को 40,000 करोड़ से कम करने के लिए। एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रवाद की दुहाई और सबक हमको हर दिन सिखाना चाहती है, और यहां पर ये महंगाई बढ़ रही है। प्रवासियों के लिए कोई इंजेक्शन नहीं, फिस्कल कोई समर्थन नहीं प्रदेशों को। तो ये किस प्रकार की लॉजिक है, हमें समझ नहीं आई। मैं संक्षेप में आपसे अंग्रेजी में संबोधन कर दूं। The main issue I am addressing, friends, is that the central government has abandoned mercilessly, cruelly, and without a second thought the entire category known as migrant labor. Let me remind you that this migrant labor is the most vulnerable, weakest section of our informal sector of the whole of India, and India's informal sector is 80% of the workers. The 20% you think about, which are in the organized sector, are minuscule compared to this sector, of which one of the most vulnerable and important segments is this. It is on the backs of these people that we enjoy our infrastructure. These are people who got 4 hours notice. They need food, they need drink, they need to sit, they need to sleep, they need to travel, they need to move, they need to observe hygiene. The government has given not 1 paisa to the state governments, I talk about the central government, for them on any of these 4 counts. On 29th of April, 2 days ago, and this is the first time we are comprehensively addressing this issue, a farman like a Tughlaqi farman is issued by the MHA, which is a very quaint, a very funny one. If it was not tragic, it would be funny. As if issued by an ignorant person, by a person who is uncaring, and in fact constituting a cruel joke, a slap in the face of this vulnerable section. It says 3 or 4 very funny things. It says you are now allowed, the word is allowed,
to go from one state to the other, return to your state, so to say. But you can do it only by buses. And the receiving and the sending state must have nodal officers, and each must consult each other before you reach. And lastly, there must be screening at the receiving point. I don't know how much of this had to be said by this great big circular. So now I have 6-7 very quick points for your consideration. 1. After 45 days, did you expect this? After 45 days, this is the Brahmastra, the bomb, the great big cake which the central government has offered, not only to migrant labor but to states. Is it all fizz and no pop after 45 days of waiting? Second, have you not had the good sense in 45 days, not only not to increase your 0.7% of GDP injection? Remember, US has given 10%. Malaysia, a country very different from US, has given 16% fiscal injection. You have not even given a penny for the narrow segment of migrant labor. Let me make it more narrow and subset. The transportation of migrant labor. Number 3, you have no idea of the state facts and the numbers of this migrant labor when you issued this Tughlaqi Farman on 29th of April. You simply said, I am speaking like a king. You are allowed to move only in buses, states. It's your headache, not mine. Did you know that only UP and Bihar estimate that 42 to 45 lakh people want to come back to these two states? Of course, these figures are probably on the underside, but I'm giving you a broad idea. Bihar says that from Maharashtra and Tamil Nadu alone, we anticipate 25 lakhs. Rajasthan says 3 or 2.8 lakh people want to come back. I have other figures, I don't want to go into details. Kerala says 4 lakhs. Punjab says 4 lakhs. Delhi is a large number, stranded here about 10, plus some people say 15 lakhs. Odisha CM gave a statement estimating around 7 lakhs wanting to return. Assam, not an easy place to reach, wants or expects 1.5 lakh people to come. Now, first of all, do you have a database? Do you have any information? Not database, any figures? You have no idea. That's how this MHA circular reads. Number 4, if you knew, you would not have this very funny, I would say almost amazing, unprecedented direction. Thou shalt travel only by buses. Any estimate of these figures means that you're going to take 2 to 3 years to transport them by buses. How many buses, how much petrol, how much diesel, how many roads, how many roadblocks? We don't know. And what is the rationale behind this? I am not able to understand. The country is not able to understand. 5th is the most important point. Why not special trains for this vulnerable, stranded, abandoned class? Trains can be special. They can be with complete social distancing maintained. They can be calibrated and regulated. Food can be served, and they should be point to point. Even if 10, 20, and then 50 and 100 trains are slowly ramped up, that is according to common sense and not uncommon nonsense. Is it the most efficient answer? Is it the least time consuming? Is it the best? Or is this Tughlaqi Farman of a bus? What are you trying to save? Money, resources, logistics? You are one of the world's largest rail departments. Former railway ministers, every opposition party, Congress of course is the forefront of this, has been saying, why don't you run railways? Now, I can only ascribe it to some kind of obstinacy, some kind of zid. Unfortunately, I can only ascribe it to some kind of ignorance, some kind of foolishness, some kind of complete negligence. To hell with this category, we don't care. You can have special planes with far lesser numbers. You can't have special trains within your own country for far larger numbers. Friends, such a approach and such a lapse suggests a disconnect between India as it exists and the imagination as it is found in 7 Lok Kalyan Marg. A road which is renamed, and the name itself has now become ironic in the light of migrant labor issue I am raising. We cannot but help notice the similarity
between notebandi and gharbandi, between demonetization and lockdown, the elements I am today talking about, no prior planning for this migrant labor, 4-hour notice, no trains, only buses, and that too after 45 days, sudden announcements, no economic package. So is history repeating itself in a much more dire situation where we are all collectively battling? Friends, my last 2 points are this, that a fiscal injection specially designed for migrant labor is the need of the hour. We have been crying ourselves hoarse. The first press conference I took 40 days ago asked for a fiscal injection. You have got only one figure from day one, 0.7% of GDP. US gives 10%, Malaysia has given 15 to 16%. Now, can you give 2,500 crores? Can you give 2,000 crores? Can you give 1,000 crores only for migrant laborers transfer back through trains and other food support? There is a very, very sad and interesting irony here. When you want to abuse federalism, cross all federal frontiers and boundaries, and expand your power in the name of a fiscal or a medical emergency, then federalism is no limit. You will give every kind of direction and control every state. But when it comes to obligations, then federalism is the limit. This is my federal obligation, that is yours, you please take care of it yourself, I don't care. Is this not chit bhi meri, pat bhi meri? Is this not heads I win, tails you lose? What kind of a hypocrisy is this? किस प्रकार का आडंबर है ये? और ये चित भी मेरी पट भी मेरी कौन सी जीत दिखाता है आपको? May I, friends, end by linking this to a sad development which has been published widely in the last 2 days. And that I call sad because at the end of the day, your mouth to feed your children and your wife and your husband is where it hits most. The shoe pinches most there. Yesterday's and day before published reports in many papers, in the vernacular especially, but in particular sourcing it to the Institute of Development Research, a institute in Bombay established by the RBI, says that in the duration of the lockdown, be it 40 days, be it 45 days, we have had an average 20% increase in prices. I have the figures: tomatoes 28%, potatoes, aloo, the humble aloo 15%, dals 6 to 9%. Whole lot of other figures are there. Now, if this is so, is this a double whammy, a triple whammy, squeezing these people from the top, from the bottom, from every which way? The central government should wake up. The mismanagement of the migrant workers and their treatment meted out to them shows and reflects the approach of this government to the poorest segment. That too during pandemic, and that reveals, unfortunately, a very bizarre development model for India during these crisis times. Thank you. Thank you, sir. We'll start taking questions. The first request has come from Siddharth. Siddharth, I hope it is on a suo moto. Yes, sir. It's on suo moto, sir. Yeah, please come in. Good evening, sir. Good evening. Good afternoon. Hello, how are you? सर, आपने माइग्रेंट वर्कर्स की बात करी कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेन्स को यूज किया जा रहा है, जो रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर दोनों स्टेट्स जहां ट्रांसपोर्ट होना है और जहां से ट्रांसपोर्ट, जहां जो डेस्टिनेशन है और जहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से दोनों स्टेट्स तैयार हैं, तो मिनिस्ट्री इस बात को देने को तैयार है। आज भी सुबह ट्रेन एक चली है जो कि तेलंगाना से शुरू हुई है और झारखंड के अंदर हतिया में पहुंचेगी। तकरीबन 500 वर्कर्स पूरी प्रिकॉशंस के साथ उनको भेजा गया है। तो क्या आप इससे अब इस स्टेप से कांग्रेस पार्टी सेटिस्फाई है? दूसरा ये कि एक बात पहले कर लें जी। आप अपने प्रश्न का अपने आप उत्तर समझिए। क्या आप संतुष्ट हैं आम आदमी के तौर पे ये एक ट्रेन का उदाहरण देके? क्या आपका उदाहरण मेरे पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करता, दोहराता नहीं? आप सोचिए, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक खेल चल रहा है कि आप अनुमति के लिए वेट कर रहे हैं और कोई स्टेट है में जो कह रहा है कि हम बस के लिए हाँ कह रहे हैं, ट्रेन के लिए ना कह रहे हैं, और आपने 45 दिन बाद ये एक ट्रेन चलाई है, वो भी इतने विरोध के बाद।
हम आज बात कर रहे हैं आपके सर्कुलर का। आपने सर्कुलर इशू किया है 29 तारीख को, आज 1 तारीख यानी परसों शाम को। उसमें क्या लिखा है? ये सही है क्या? विरोध हमने किया, हमने कल भी किया, आज हम औपचारिक रूप से कर रहे हैं। आपने किया, विपक्ष ने किया, तो आपने आज बोल दिया कि एक ट्रेन जा रही है। 29 तारीख पे लिखा है सिर्फ बसेस, और एक ट्रेन नहीं महाशय, कम से कम 500 ट्रेन। ये आपने अगर 20 पहले किया होता तो स्लोली स्लोली ये बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता है, ये रैंप अप करना पड़ता है, इसके लिए प्लानिंग पड़नी पड़ती है। तो आपका प्रश्न बड़ा सटीक है, वो इस बात की उदाहरित करता है कि एग्जैक्टली यही हो रहा है। नी जर्क रिएक्शन, आपने कुछ कह दिया यानी 29 के बाद का रिएक्शन है, उसका विरोध मैंने किया तो ऑन द स्पॉट एक नई नीति बन गई। सर, तो क्या आप इस जो ये कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है, इसको आप खारिज करते हैं, मानते हैं कि ये भी एक ऐसा ही स्टेप है जैसा लॉकडाउन के वक्त किया गया था, एक ऐसा ही स्टेप लॉकडाउन करते वक्त जो बिना तैयारियों की चीजें हुई, अभी भी ये वैसा ही हो रहा है? क्योंकि अगर एक, जैसा आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि एक ट्रेन चलती है तो 500 लोगों को लेके, तो आप लाखों का आंकड़ा दे रहे हैं, कितनी ट्रेन चलानी पड़ेंगी? नहीं, मैं तो समर्थन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 0 टू लेट, ये कह रहा हूं। टू लेट शुरुआत हुई है 0.1% से। अब हम इसका इंतजार करते हैं, हमने निंदा की है, इसकी त्रुटियां निकाली है, तो मैं आशा और विश्वास करता हूं कि कुछ हफ्तों में बढ़ेगा ये। लेकिन जब तक ये एक कम से कम पहुंचता है कि आप और हम भारत के बात, 1 और 500 का क्या आंकड़ा बात करूं मैं आपसे, तब तक इसकी बात करने की फायदा क्या? उस एक की जगह 500 ट्रेन रन करने के लिए आपकी प्लानिंग चाहिए। आज के हिसाब से लगता नहीं कोई ऐसी प्लानिंग है। ट्रेन के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके लिए वहां के कर्मचारी, टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि, हम सब जानते हैं इन चीजों को। अगर होता है तो मैं बहुत समर्थन करूंगा, लेकिन ये तो भविष्य की बात हो रही है। आज तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ये कॉमन सेंस की बात है। पास्ट, आप इतने हर दिन लंबे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें 50% से ज्यादा समय प्रदेशों ने मांग की है। आप आज बता रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आता हूं उमा आपके पास। रमन जी है, उसके बाद सुनील प्रभु। रमन जी प्लीज कम इन। रमन जी अनम्यूट करिए। जी बस सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो ग्रीन जोन है, जो इलाका ग्रीन जोन में पड़ता है, उसमें हम छूट देंगे 3 तारीख के बाद, और रेड जोन वाले को छूट मिलने की चांसेस काफी कम है। आपको लगता है कि यही फॉर्मूला प्रधानमंत्री अभी, अगर उनका देश के नाम जब संबोधन होगा, यही चीज पूरे देश के लोगों को भी वो बताने वाले हैं? पहली बात तो मैं मान के चल रहा हूँ कि करीब करीब जो माइग्रेंट लेबर का इशू, उसको हमने बातें कर ली है। नंबर 2, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि माननीय प्रधानमंत्री 3 तारीख को या 4 तारीख को क्या कहते हैं। नंबर 3, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने कहा है वो कॉमन सेंस की बात की है। निश्चित रूप से हमको आर्थिक जरूरतमंदी को और कोरोना की मेडिकल विषयों को बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रीन और रेड में पूरा फर्क रखें। मैं तो कहूंगा रेड और ऑरेंज करीब करीब रेड के पास ही आना चाहिए, ग्रीन एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। नंबर 4, ग्रीन अलग, अगर अलग कैटेगरी है तो सिर्फ ये कहना कि वो ग्रीन है वो आवश्यक नहीं है। इस ग्रीन कैटेगरी को कैसे सैनिटाइज किया जाए, इसके और लाल के बीच में दीवार कैसे लागू हो, यही चुनौती है प्रदेश की। इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्धव जी ने सही कहा है, लेकिन उसको नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर वो लगे हुए हैं कि ग्रीन आपने बना दिया ये कमरा और रेड बना दिया वो कमरा। बीच का जो स्थानांतरण है और जो संबंध है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना ये अति आवश्यक है पूरे देश के लिए। और ये तौर तरीके जब तक हमें सभी प्रदेशों को आर्थिक समर्थन नहीं मिलेगा और तरह का समर्थन नहीं मिलेगा, वो केंद्र ही कर सकती है, तो संभव नहीं होगा। सर, तो एक सवाल की सर, आप चाहते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री का जब भी संबोधन हो तो माइग्रेंट लेबर के मुद्दे पे भी जो आंकड़ा आपने दिया अलग अलग राज्यों का, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखे कि वो केंद्र सरकार किस तरीके से कर सकती है या करेगी राज्यों के सहयोग से? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, और मैं साथ में ये विनम्रता से जोड़ूंगा कि ये अब जो आप कह रहे हैं अगर भविष्य में होगा तो
ऑलरेडी काफी 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 विलंब के बाद। इट इज नेवर टू लेट, बट इट इज वेरी लेट। और दूसरा, बड़ा होना चाहिए, अनुपात में, प्रपोर्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि पहाड़ के लिए एक चीटी रख दी सामने। और ये ऑब्वियस चीजें हैं, लेकिन अब भी हो तो हम स्वागत करेंगे, परसों हो, कल हो, तरसों तो स्वागत करेंगे। हमें इसमें ईगो नहीं है कोई। हम आपके और हमारे बीच में कोई डिबेटिंग पॉइंट स्कोर नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक सार्थकता रख रहे हैं, एक सच्चाई रख रहे हैं। Sir, I would. Pranam, shall I go ahead? Yeah, go ahead. Yeah. Sir, I come to the point about, 2 points. One, of course, you saw the Chief Justice of India yesterday saying nobody's going to do anything about Central Vistas. And then we see that they have already gone ahead and planned, which you said in your suo motu statement, 20,000 crore project envisaged for the whole of changing the face of, Central Delhi. So one, your comments on that. The second, of course, which is a far more disturbing, because he said in this interview that, all three, that is the legislature, the executive and the judiciary must all work together during a global pandemic. Sadly, the legislature, if you see the two, the chairman of the Rajya Sabha as well as the Lok Sabha speaker, and in particular the parliamentary affairs minister, nobody is keen on allowing the standing committees, which are basically the watchdogs of parliament when it is not in session, to you really look and oversee what has happened in terms of what you're talking about, migrant labor or various other things. Are you planning to move the Supreme Court in this regard and go back again to the Chief Justice because he says one thing and the government does the other? Or have they completely, the judiciary subjugated themselves to the executive? Please monitor and measure the length of the question, and please repeat to me the different elements as I go along, because Prabhu has got now a PhD in asking questions 3 times longer than the answer. But Sunil, your question is still very important. Number one, this is not a briefing on Central Vista, but I am opposed to the Central Vista. It's a sub judice matter, but there is no point keeping a matter sub judice after the Central Vista is 1/4 of the way through, 1/5 of the way through, telling the nation that it is irreversible. I have written an article in the Indian Express some days ago. There is no reason why 35 judge strength of the Supreme Court, 2 tracks are not made. 1 track is made only for very strictly allowed urgent matters, and 1 for matters like this, whether it is NK or Central Vista. They can be heard, they should be heard. Capacity must be ramped up. It hardly costs 50. The reason opposed to Central Vista is simple. It is going to cause incalculable harassment to you and me, whether Parliament, courts, going to India Gate for years. It is going to cause incalculable traffic jams and dust and pollution issues. It will serve no purpose because you are covering green areas. At no cost should lungs and hearts of the city be allowed to be covered. The excuse of the flimsy, lame excuse, it's a false excuse. It can be done without anything like a Central Vista project. It has been allowed to go ahead with 2 months selection time for an architect, etc., etc. This is not the time to debate it. As far as your second question is, in one line, what was it? The point about the judiciary and subjugating themselves to the executive, and especially the watchdog of parliamentary panels not functioning and being cited for in-camera hearings and everything else, using this as a pandemic as an excuse for no oversight over basic authority. You are again repeating yourself and falling in the same trap. The not allowing committees to function virtually is, according to my respectful submission, very, very difficult to defend. You have the example, all of you, of the whole Parliament of UK functioning on many occasions and debating on Zoom, the much criticized or the much praised Zoom itself, the whole Parliament, and their numbers are more than ours. Here, a committee cannot function. I, for the life of me, cannot understand why. Number 3, I don't subscribe to complete broad generalizations that there is a subjugation. But I do subscribe to the view that the judiciary is the last bastion of hope. So your prioritization of cases has to be clear. The prioritization of the important cases have to be taken up. There is no question that Corona allows you to take it up. Arguing for hours is possible.
We do it for urgent matters in the last 2 weeks. And there is no reason why a categorization, and I have suggested it myself in writing, one, the very hyper urgent cases, because I am against pretended urgency leapfrogging. Let them be taken up by 3-4 benches of 2 each. Let at least 50% of judges, say 15 judges in 7 benches, sit into old cases, 10-year-old, 5-year-old, and let the balance 2 or 3 benches take up such important matters. All 3 can be done. And money and resources should not be an excuse. The whole thing is 50 or 100 crores, ramping up the infrastructure. Why should judges be bothered about things like disconnectivity, internet, Zoom, VIDYO, which Supreme Court uses, or WebEx, which High Court uses? These are small things. So I entirely agree that that must be done, and these must be addressed. I would not use the phrase subjugation, etc. I don't agree with that. Okay, सवाल पूछे. Anand, after that. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पूछे. जी, अभिषेक जी, उमाशंकर वो एनडीटीवी से. आपने अभी बहुत जोर दिया कि सरकार ने 45 दिन के बाद एक फैसला लिया है, और वो भी फैसला आधा अधूरा है. बसों को इजाजत दी गई है, ट्रेन को नहीं. मेरे सवाल है कि अपोजिशन पार्टी के तौर पे 45 दिन पहले आप कहां थे जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, और जब लाखों की तादाद में लोग आनंद विहार में इकट्ठा हुए थे और लोग पैदल चल रहे थे हजारों हजार की तादाद में, तब वो अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने ये एक दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखाई कि तब पहले दिन ऐसी कोई मांग करती, या दूसरे दिन या तीसरे दिन? आप भी तो 45 दिन बाद जगे हैं. बिल्कुल गलत. अच्छा कि आपने प्रश्न पूछ लिया. आज की ब्रीफिंग ली गई है, संदर्भ है 29 अप्रैल का दस्तावेज औपचारिक सरकार का. हम सरकार नहीं है, सरकार ही लागू करती है. उन्होंने परसों लागू किया. आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोनिया गांधी जी के लेटर और हमारे सार्वजनिक रूप की डिमांड्स माइग्रेंट लेबर के बारे में कम से कम 10 बार की गई. ट्रेन चलने की बात कर रहा हूं. ट्रेन की बात की गई. ट्रेन की बात 27 मार्च को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और ये मांग किया. प्राइवेटली मेरे पास है. मैं अभी प्रणब जी को कहूंगा कि आपको दस्तावेज भेजेंगे. महीने भर से ये बात हो रही, स्पष्ट रूप से ट्रेन. लेकिन ट्रेन की बात सिर्फ नहीं, हमने कहा कि आप जानते हैं, हमने कहा कि 5% तो न्यूनतम होना चाहिए इंजेक्शन. 7,500 का इंजेक्शन होना चाहिए, वो अलग सोनिया गांधी ने लिखा. उसमें स्पेसिफिकली सबसेट रखा है माइग्रेंट लेबर का, कि उनको कितना मिल रहा है. सबको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको भी तो मिलना चाहिए. महिलाओं का अलग, तो सब कुछ लिखा है. लेकिन जब इनसेंसिटिव सरकार है, सुनी अनसुनी करने वाली सरकार है. इन्होंने भी मार्च का उदाहरण दिया. मार्च के बाद कम से कम 10 चिट्ठियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक स्टेटमेंट्स हैं कि आप बसेस क्यों नहीं, ट्रेन को आप कम चलाइए, बेशक आप उसमें 5 के 7 फीट का डिस्टेंस रखिए, आप कंट्रोल करिए. बार बार कहा, इसमें तो कोई, इसमें दो राय नहीं हो सकती मेरे हिसाब से. मैंने कहा आपको कॉमन सेंस और अनकॉमन नॉनसेंस, उसका फर्क है. Anand Patel, please come in. Yeah. Sir, you talked about that the government is not giving a single penny to the states while allowing the movement of migrants. Also, there is talks that a lot of money has come to the PM Care Fund. PM is accepting money for the COVID management. But on the other hand, we have the new parliament building project over which the EAC, the Expert Appraisal Committee, which met last week, that too in the absence of the independent members who are part of that committee, and has given a no objection to the new parliament building. How would you take that, sir? There have been demand for the Congress party to go for austerity measures and cut down undue expenditure. Number one, please remember, this project is the brainchild, the favorite theme of one person. Number two, that one person heads the government, and that government is majority. Number three, do you expect majorities of parliamentary committees to reflect otherwise? And do you expect anybody within that majority to oppose numero uno? I think you are living in a cloud cuckoo's land if you so expect. Having said these three things, our opposition remains on economics, on law, on transparency, and above all, the first question on need for this. I would call it either a harebrained scheme
or a completely unnecessary scheme. Why do you need it? If you spend a fraction of 20,000 crores, 100 crores, you can modernize our existing Parliament, North Block, South Block, Nirman Bhavan, this Bhavan, 100 times over, keeping everything as it is and making it 100 times more efficient from inside. 100 crores. Very well, I am wrong. 500 crores. You are talking of a bill of Central Vista of 20,000 crores. And we are not talking of pollution, dust, traffic jams, lack of transparency in bidding, time, etc. Let's forget all that. What is the need? Is it a need that you must erase everything other than what is your own imprint on the country? Is it an approach that everything which is foreign or old is bad? History is multi-layered. It is your history, my predecessor's history, my successor. Can't rewrite history like that. थैंक यू सर। स्नेक कमल जी, आपका भी सवाल है? म्यूट कर, अनम्यूट करिए अपने स्क्रीन को अनम्यूट करिए। हाँ, हमारा सवाल इससे हटके है सर। हरियाणा पे है, जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए और यात्री किराए में वृद्धि किस पे है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, मैं हरियाणा से नैरो आधार का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन दो बात कहूंगा। इसी प्रश्न पे मैंने बड़ा स्पष्ट आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आंकड़े दिए थे कि इससे कम कीमत कभी नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय, और इससे ज्यादा कीमत आंतरिक डोमेस्टिक नहीं हुई। ये कैसी विडंबना है, और वो भी कोविड के वक्त। हमने आपको आंकड़े दिए थे, आप निकाल लें 2-3 हफ्ते पहले का हमारा AICC का। जहां तक नंबर 2 हरियाणा का सवाल है, आज ही मेरे कॉलीग सुरजेवाला साहब ने ब्रीफिंग ली है और आपको हरियाणा के बारे में भी आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन हरियाणा क्या करेगा इसमें? पूरे देश में आपने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं सिर्फ टैक्स करके इस पदार्थ को। हमने ये बताया कि 60% से ज्यादा टैक्स है, कीमत 40% भी नहीं है, 33% भी नहीं है। हमने कहा आपको 60 या 65% में से रखना है पूरा, तो उसका आधा तो दे दीजिए वापस। जब आप उसका आधा नहीं, हरियाणा को भी नहीं दे सकता वापस। देश भर में यही चीज होगी। तो इसलिए ये तो एक, और वो भी कोविड के समय लाखों करोड़ों का आपने जमा, आप उसका करेंगे तो कब करेंगे? आप उसको किसी और नाम से दे दीजिए। अभी आप दे दीजिए 2,500 करोड़ प्रवासी वर्ग और 5% की GDP इंजेक्शन दे दीजिए कोविड के नाम पे। चलिए वही कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। धन्यवाद सर। अगला सवाल प्रेमांशु है आनंद बाजार से। मैं उनसे आग्रह करूंगा सवाल पूछने। आलोक जी, अपना माइक म्यूट कर ले, नॉइज आ रहा है आपकी माइक से। प्रेमांशु, आस्क योर क्वेश्चन। I just want to ask you two things. Firstly, that day before yesterday, government has said there will be no train will be run, and now today morning the train started running. So, do you see any lack of planning and a lack of information dissemination also? And secondly, sir, you have talked about the federal structure. How do you see the role of governors in the states like Maharashtra, West Bengal, Puducherry, the role the governors are playing? 100% you are right. There is no doubt that you are having knee-jerk reactions. We are quite happy, whether it is because of our briefing, because of our complaints, or otherwise, something is starting. But that's not the point. Is it not obvious that you have a circular which says only buses on 29th evening, and you now start one train or two trains in a country the size of India and the migrant labor strength be what it is? Is it not obvious that there is no planning? You are making the rules as you go along. It is quite obvious. Otherwise, see, forget us. We don't have the reins of power. At least on the 10th or the 12th day, you could have started transportation of this labor. By now, which is the 45th day, in 30 days, you would have at least dealt with more than half of them. Second point about federalism. You see, a lot of things are not challenged during such times. You are the center, I am the state. You will do 3-4 things illegal. Most states will not object.
because they are difficult times, people say, okay, let's get on with the actual job. But my complaint is that you cannot keep on violating and transgressing the federal boundaries when it comes to power, and putting your hands up when it comes to obligation. Power goes with obligation, obligation goes with power. My third point is that governors have always a very constructive role only. I deprecate attempts, I will not name the states. You know very well a particular name of a state you have taken, one particular one, it applies there completely. Governors have to realize that they are to be heard and not seen. They reign and do not rule. Barring exceptional situations like 356 or minority government or dissolution, which we are not discussing today, a governor can do only 3 to 4 things, and I'm saying it very clearly. He can ask for information, he can make a suggestion, but if that suggestion is not implemented, he cannot badger and harass the government with that suggestion. He cannot have a press conference on his own. He cannot in the press conference criticize his own government, his own state. He cannot use adjectives for the chief minister who is elected. There are no two centers of power. There is no diarchy in a state. Otherwise, there would be chaos. Yes, I am assuming that the governor X, I'm not talking about a particular state or governor, is bona fide. And that governor says you do ABC. The chief minister of that state Y does not do ABC. Let me assume that extreme situation. What is the remedy? The remedy is not to attack your own chief minister or your own state government. You just have to keep quiet. You can write a letter and that's it. At the end of the day, that chief minister who is doing a blunder will be fixed by the electorate, will be fixed by norms known to constitutional law. If you don't follow this restraint as a governor, you should not be a governor, you should have tried to become a chief minister. A supplementary on this, Niyamika wants to add something on the question, sir. Niyamika, please come in. Sir, I want to add something to the previous questions. As per the reports, Railway Ministry has asked all the zonal general managers to communicate with the state chief secretaries for running of these special trains. So, sir, do you think that the central government is basically trying to impose all the responsibility upon the states and getting away from their own duties and responsibilities for the plight of migrant workers? Apart from my point of too little, too late, or too late, almost zero, you are partly right, because as I said, when the government wants to, central government wants to usurp power or do something quick, there are no bureaucratic. Now when there is urgency, bureaucratic limitations have started. You are expecting a zonal officer to write to another zonal officer to get trains moving. It requires one move of a small little finger by the Prime Minister and all trains will start moving. Why are you delaying? What is this kind of bureaucracy? It's as simple as that. Clearly, there is an avoidance technique going on. Clearly, there is a shifting of responsibility, and says, since when does railways become a remotely even a central decision? A state decision. Railways used to even have a budget of its own, completely central. Everything to do with it has to be a central government initiative. And you have no such doubt about boundaries of state and center when you want to go, running into something. You start having all these limitations of transferring blame and power when you have to do something obligation. It's a complete hypocrisy and contradiction. Thank you, sir. Going back to the same question about the elections in Maharashtra, Sakal is a newspaper, sir, and from there, Ajay Buva ji has asked कि चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के चुनाव कराने की घोषणा की है, जिस पर काफी राजनीति हुई। राज्यपाल की तरफ से अड़ंगा डाले जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से इस विषय में बात की। उसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। आज चुनाव की तारीख बताई गई। रिएक्शन? हाँ जी। अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व भी था वकील के तौर पे। और जैसा कहते हैं अंग्रेजी में, all is ends well. तो अगर ये बात मसला हल हुआ है तो मैं स्वागत करता हूं। अभी तक औपचारिक तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं इस घोषणा का। बस दो चीज और कहना चाहता हूं।
ये घोषणा स्वतः होनी चाहिए थी काफी समय पहले। नंबर 1, आखिर आप एक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और भारत के सबसे बड़े व्यापक एक प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए न मुख्यमंत्री द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा कि भाई 1 मई आ गया है, 27 मई दूर नहीं है। नंबर 2, ये अगर किसी कारण से नहीं है तो खैर सौभाग्य है कि सिर्फ 200-250 लोग होते हैं या 300 जो भी स्ट्रेंथ होता है असेंबली का, वही इलेक्टोरल कॉलेज होता है इस इलेक्शन के लिए। तो सामाजिक दूरी के साथ ये बड़े सहूलियत के साथ हो सकता है। इसलिए काउंसिल का इलेक्शन की घोषणा, चुनाव की घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए। नंबर 3, अगर ये नहीं भी होती किसी कारणवश कोरोना के, तो माननीय राज्यपाल को कुछ क्षणों में, मिनट भी नहीं, ये नॉमिनेशन नामांकन कर देना चाहिए था। इस नामांकन की एक प्रति को भेजे हुए कई हफ्ते हो गए, कई हफ्तों में माननीय राज्यपाल का इसमें अनुमति नहीं आई। उसके बाद नामांकन वापस दोबारा भेजा गया 2-3 दिन पहले। खैर अब नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि चुनाव घोषणा शायद हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो बिल्कुल अनावश्यक राजनीति इसमें लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से 1 घंटे हो चुके हैं। एक लास्ट नोटिफिकेशन मुझे दिख रहा है, विजय लक्ष्मी ने रिक्वेस्ट भेजा है, अगर उनका सवाल ले पाए। विजय, प्लीज आस्क। प्रणब जी, मेरा भी सवाल पूछ लीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि माइग्रेंट लेबर्स की बात हम कर रहे हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं या इंडियंस जो इधर उधर फंसे हुए हैं। आपको लगता है उनको लेकर के भी सरकार को कोई अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, जॉब्स भी काफी जगहों पर दूसरे देशों में जो फंसे हुए हैं, जॉब का लूज हुआ है, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? बिल्कुल आवश्यक है। केंद्र सरकार को लीडरशिप नेतृत्व लेने में कोई दो राय नहीं हो सकती, करना चाहिए। ये चीजें कोई इंडिविजुअल प्रदेश नहीं कर सकता। आप अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप करिए, चलिए बाद में कम से कम प्लान तो होना चाहिए। आज हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है? केरला के बहुत सारे प्रवासी हैं तो केरला भरसक कर रहा है। अब आप केरला के प्रयत्नों को त्रुटि कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, वो मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि बाहर के लोगों के लिए भी आवश्यक है, लेकिन उससे मैं कहूंगा प्रायोरिटी कहीं ज्यादा गरीबों के लिए और आंतरिक प्रवासियों के लिए, और उसके एक निकट दूरी पे, यानी क्लोज डिस्टेंस नंबर 2 इसे कहेंगे, विदेशी के लिए भी है। क्योंकि वहां भी जो लोग हैं, एक वर्ग है वहां पर जो इतना समृद्ध नहीं है जितना हम सोचते हैं कि आप विदेश चले गए तो समृद्ध हो गए। उसके लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर ये शुरू किया होता कम से कम 30 दिन पहले, आज हम 45 दिन की बात कर रहे हैं, तो आधा काम तो हो गया होता। आपने तो किया है ना, इजराइल के लिए किया है, चार्टर प्लेस जर्मनी गई है, इंग्लैंड के लिए किया है। जब तकलीफ होती है पायरेसी की समुद्र में तो आप करते हैं ऐसे प्रबंध। तो इसके लिए ये मान सकता हूं मैं कि आप पूरी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, 30 दिन से आपके पास अभाव है, तो एक अलग बात है, लेकिन कोई प्लान, जैसा आपने कहा, प्लान ही नहीं है। किसी स्टेट को बोल दिया कि भाई हम तो केंद्र हैं, आपको बुलाना है केरलाइट मलयाली सुध आप बुलाइए, आपको बुलाना राजस्थानी सुध आप बुलाइए। धन्यवाद सर। प्रणब जी, धन्यवाद सर। प्रणब जी, रमन बोल रहा हूँ। अब रमन जी, अब खत्म करें। सवाल नहीं, बस ये चाहता हूँ कि सर ने जो डिटेल दिया था ना कि इतने लोग यहाँ पे इस राज्य से हैं जिसको आना है, वो एक बार भेज दीजिएगा आप सर से लेके। अच्छा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। गुजरात से 7 से 9 लाख, बिहार से 25 लाख, ये डिटेल एग्जैक्ट चाहिए, मैं कुछ गलती नहीं हो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मंगा लूंगा सर। 27 तारीख की चिट्ठी में सोनिया जी ने बात जो की थी वो की थी ट्रांसपोर्टेशन की, रेल का जिक्र नहीं किया था। नहीं, प्लस जो हमारा लिखित आएगा दस्तावेज आपके पास। अच्छा कैसी भेजती है प्रणब जी और संजीव जी वगैरह? जी हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में होगा सर ये। हाँ ठीक है, हाँ, उन लोगों ने नोट भी किया ये। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना? नहीं, बहुत अच्छा था। नहीं, अच्छा था सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।